तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देने वाले एक बहुत ही बुनियादी टकराव के बारे में है। ये टकराव है एक तरफ वैश्विक आर्थिक विकास की चाहत और दूसरी तरफ हमारे प्लैनेट को बचाने की एक बहुत ही जरूरी कोशिश के बीच। देखिए, एक तरफ हैं वो ताकतें जो ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ा रही हैं और दूसरी तरफ हैं वो लोग, वो संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए लड़ रही हैं। असल में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन व्यापार और पर्यावरण को लेकर एक लगातार खींचतान में लगे हुए हैं और इसका नतीजा हम सब पर असर डालता है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये है कि इन दोनों के जो मकसद हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। जैसे फ्री ट्रेड का गोल क्या है कि चीजें सस्ती हों, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बने और इकोनॉमी बढ़े, और वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण की बात करें तो उसका लक्ष्य है साफ हवा, साफ पानी, हमारे रिसोर्सेज बचे रहें और बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स बैलेंस को समझने के लिए चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड वर्सेस द प्लैनेट की, फिर देखेंगे कि व्यापार के पुराने नियम क्या थे, उसके बाद दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जो जागरूकता आई उसे समझेंगे, फिर एक बहुत ही कामयाब ट्रीटी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से क्या बदला, और आखिर में आज ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है उस पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब ये टकराव पहली बार बढ़ना शुरू हुआ था। हमारा पहला सेक्शन ट्रेड वर्सेस द प्लैनेट, यानी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। देखिए, 1960 के बाद क्या हुआ? एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल बूम आया। इसने दुनिया भर की इकोनॉमी को रफ्तार तो दी, लेकिन साथ ही एक नई और बहुत ही सीरियस चिंता भी पैदा कर दी, हमारे पर्यावरण का नुकसान। शहर धुएं से भर रहे थे, नदियां गंदी हो रही थीं, और ये सब इस बात का सबूत था कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही थी, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड की जो ओरिजिनल रूल बुक थी उसने इस नई प्रॉब्लम से कैसे डील किया। दूसरा सेक्शन व्यापार के पुराने नियम और गैट का इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने मिलकर गैट बनाया। इसका एक ही मकसद था, ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए व्यापार को आसान बनाना। ये एक कानूनी समझौता था जिसका काम था टैरिफ और कोटा को कम या खत्म करना ताकि देशों के बीच ट्रेड बढ़े। याद रखने वाली बात यह है कि यह बस एक रूल बुक थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है, जीएटी एनवायरमेंटल इश्यूज से डील करने के लिए बना ही नहीं था। असल में वो इसमें पूरी तरह से नाकाम था। इसका मतलब समझिए, अगर कोई देश पर्यावरण को बचाने के लिए किसी ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना चाहे जिसे बनाने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ हो, तो जीएटी के नियमों के हिसाब से उसी देश पर पेनल्टी लग सकती थी। क्यों? क्योंकि जीएटी के लिए पर्यावरण की चिंताएं ट्रेड में बस एक रुकावट थीं। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण को लेकर दुनिया में अवेयरनेस बढ़ी, इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए नए ग्लोबल प्लेयर्स मैदान में उतरे। तीसरा सेक्शन, एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेकनिंग और नए प्लेयर्स की एंट्री। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, ये कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की एक सीरीज थी, जैसे 1972 में स्टॉकहोम में हुई यूएन कॉन्फ्रेंस और फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट। इन इवेंट्स ने पर्यावरण को हमेशा के लिए ग्लोबल पॉलिटिकल मैप पर ला दिया। इसमें सबसे पहले आया यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसे 1972 में बनाया गया था और ये एक तरह से हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वकील बन गया। इसे यूएन का एनवायरमेंटल कॉन्शियंस यानी पर्यावरणीय विवेक भी कहा जाता है। फिर एक और अहम प्लेयर है यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1964 में बना और ये डेवलपिंग देशों की आवाज बन गया। देखिए, गैट जैसे अग्रीमेंट्स तो सिर्फ ट्रेड पर फोकस करते थे, लेकिन यूएनसीटीएडी का काम ये पक्का करना था कि इन विकासशील देशों की जो अपनी अलग चुनौतियां हैं उन्हें अनदेखा न किया जाए। तो अब मैदान में ये नई ताकतें भी थी। सवाल ये था कि क्या दुनिया सच में एक साथ आकर किसी बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस को सॉल्व कर सकती थी? और इसका जवाब मिला एक जोरदार हाँ में। चौथा सेक्शन, एक ट्रीटी जो काम कर गई, और ये एक जबरदस्त केस स्टडी है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अब तक की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल सक्सेस स्टोरीज में से एक को देखते हैं। सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया ने मिलकर ओजोन लेयर के छेद को ठीक करने के लिए किया क्या? और ये कहानी एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप प्रोसेस को दिखाती है।
सबसे पहले प्रॉब्लम का पता चला। साइंटिस्ट ने पाया कि धरती की ओजोन लेयर में एक बहुत ही खतरनाक छेद बड़ा होता जा रहा है। फिर उसका कारण ढूंढा गया। पता चला कि इसका जिम्मेदार एक केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। इसके बाद एक्शन लिया गया। पूरी दुनिया ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया ताकि CFCs को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। और नतीजा ये हुआ कि ओजोन लेयर ठीक होने लगी। इसने ये साबित कर दिया कि अगर दुनिया चाहे तो मिलकर काम कर सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कामयाबी ने ये तो दिखा दिया कि क्या कुछ मुमकिन है, और ये ठीक उसी वक्त हो रहा था जब ट्रेड की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड आ रहा था। 5वां सेक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री, एक नया रेफरी जिसके पास ज्यादा पावर थी। तो चलिए देखते हैं कि यहां से चीजें कैसे बदलें। नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO पुराने गैट सिस्टम से कहीं ज्यादा पावरफुल था। देखिए, गैट सिर्फ एक अग्रीमेंट या रूल बुक था, जबकि WTO एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपना स्टाफ है। गैट के पास रूल्स को लागू करवाने की ताकत नहीं थी, लेकिन WTO झगड़े सुलझा भी सकता है और अपने नियम लागू भी करवा सकता है। और सबसे जरूरी बात, WTO के अंदर ट्रेड और एनवायरनमेंट पर एक कमिटी भी है। लेकिन इस नई पावर के साथ एक नया और बहुत ही पेचीदा सवाल भी सामने आया, एक ऐसा सवाल जिससे WTO आज भी जूझ रहा है। सवाल यह है कि जो पर्यावरण से जुड़े कानून हैं, क्या वो सच में पर्यावरण के लिए हैं, या फिर ये सिर्फ ट्रेड को रोकने के लिए एक बहाना है, एक तरह का छिपा हुआ संरक्षणवाद। और ये हमें आज के दौर में ले आता है, जहां ये टकराव खत्म होने से कोसों दूर है। छठा और आखिरी सेक्शन, एक अधूरा बैलेंसिंग एक्ट, यानी समृद्धि और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश। तो आज की सच्चाई यही है, हम लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ट्रेड के नियमों का इस्तेमाल आज भी एनवायरमेंटल कानूनों को चैलेंज करने या रोकने के लिए किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फेवर देने के लिए। असली चैलेंज तो ऐसे नियम बनाने का है जो ट्रेड और एनवायरमेंट दोनों को आगे बढ़ाएं, और ये एक लगातार चलने वाली हाई स्टेक्स नेगोशिएशन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो शायद आने वाली सदी की ग्लोबल प्रोग्रेस को तय करेगा। क्या हम ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी यानी वैश्विक समृद्धि हासिल कर सकते हैं बिना इसकी सबसे बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकाए?